Hello students, I am Sanjay Paliwal here. Today we will discuss secondary sexual characters in chapter 10 of class 8 science. The name of the chapter is Reaching the Age of Adolescence. तो सबसे पहले हमने जो चैप्टर में पढ़ा है कि एडोलसेंस पीरियड के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसी में अब हम आगे पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सके बॉय एंड गर्ल्स में. You have learnt in chapter 9 testes and ovaries are the reproductive organ. हमने 9 चैप्टर में पढ़ा था जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, मेल और फीमेल के. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं? टेस्टिस एंड ओवरी. दे प्रोड्यूस गैमेट्स. ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं. गैमेट कौन से होते हैं? मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवा. They produce gametes that is sperms and ova. In girls, breast begin to develop at puberty. गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी के दौरान प्यूबर्टी में ब्रेस्ट डेवलप होनी शुरू हो जाती है. इन बॉयज बिगन्स टू ग्रो फेशियल हेयर दैट इज मॉस्टेजेस एंड बियर्ड. बॉयज के अंदर फेस के ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं, मूछे और दाढ़ी. मॉस्टेजेस यानी मूछे, बियर्ड यानी दाढ़ी. As these features help to distinguish between male from the female. यही फीचर्स होते हैं जिसके जरिए हम मेल और फीमेल्स को अलग अलग पहचान पाते हैं. दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. इन्हीं को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं. बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर्स इन देयर चेस्ट. बॉयज के अंदर चेस्ट पे भी बाल आने शुरू हो जाते हैं. इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर आर्म and the region above the things or the pubic region, above thighs or a pubic region. बॉयज़ के अंदर और गर्ल्स में दोनों में अंडर आर्म्स हेयर आने शुरू हो जाते हैं. इसके अलावा प्यूबिक रीजन में भी. प्यूबिक रीजन यानी प्राइवेट पार्ट. These changes which occurs at adolescence are controlled by hormones. ये चेंजेस हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल होते हैं. Hormones are chemical substance. These are secretion from endocrine gland. ये सारे हार्मोन्स क्या होते हैं? द केमिकल सब्सटेंस. दीज आर सेक्रेशन फ्रॉम एंडोक्रिन ग्लैंड. ये एंडोक्रिन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं यानी निकलते हैं. द एंडोक्रिन सिस्टम, एंडोक्रिन ग्लैंड और एंडोक्रिन सिस्टम एक ही बात है. मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन एक ही बात है. मेल हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन. ऐसे ही फीमेल में कौन सा होता है? एस्ट्रोजन. Being to released by the testis at one set of puberty. प्यूबर्टी के दौरान टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन बनने लगता है और वो रिलीज होना शुरू हो जाता है. These causes the changes in boys about which you have just learned. For example, growth of facial hair once puberty is reached. बॉयज के अंदर जब ये टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है तो उसके चेहरे पर बाल आने लग जाते हैं, दाढ़ी मूछें उसकी आने लग जाती हैं. और गर्ल्स के अंदर ओवरीज बिगन्स टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन्स और एस्ट्रोजन. गर्ल्स के अंदर फीमेल हार्मोन्स बनने लग जाते हैं. फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप, जिसकी वजह से ब्रेस्ट डेवलप होनी शुरू हो जाती है. इसके अंदर मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स. मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड का दूसरा नाम है मेमरी ग्लैंड, विच डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट के अंदर डेवलप होती हैं. The production of these hormones is under control of another hormone secreted from an endocrine gland is called the pituitary gland. ये दोनों के दोनों ये जो हार्मोन्स होते हैं ये और हार्मोन से कंट्रोल होते हैं जो कि एंडोक्रिन ग्लैंड, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड ही इन हार्मोन्स को कंट्रोल करती है. कई बार पिट्यूटरी ग्लैंड अनबैलेंस होने की वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं. अब रोल्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है. रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस. रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हार्मोन्स का क्या रोल है ये पढ़ेंगे हम. एंडोक्रिन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम रीचेस ए पर्टिकुलर बॉडी पार्ट दैट इज टारगेट साइट.
एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो सीधे ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचते हैं और टारगेट साइट तक पहुंचते हैं। द लार्ज टारगेट साइट इज रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन, और ये टारगेट साइट हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करती है, उसके अनुसार काम करती है। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, इन्हें हम डस्ट और डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। द टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन। टेस्टिस और ओवरीज से सेक्स हार्मोन्स भी निकलने शुरू हो जाते हैं, सीक्रेट रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। वी हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इन्हीं की वजह से इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के रिस्पॉन्सिबल में इन हार्मोन्स का हाथ है। इन हार्मोन की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। Further, the sex hormones are under control or a hormones from the pituitary gland. एक और दूसरा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है, जो इनके ऊपर कंट्रोल करता है। द पिट्यूटरी सेक्रेट्स मैनी हार्मोन। पिट्यूटरी से काफ़ी सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और विच मेक्स द ओवा मैच्योर, जिसकी वजह से ओवा मैच्योर होता है। इन द ओवरी के अंदर ओवा यानी एग मैच्योर होता है, एंड स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, और टेस्टिस से स्पर्म मैच्योर स्पर्म्स रिलीज होने शुरू होते हैं। अब हम इसे एक फ्लो चार्ट के जरिए समझेंगे। हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट द टेस्टिस एंड ओवरीज एंड रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं टेस्टिस और ओवरी, उनकी वजह से एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन। Release in the bloodstream and reach the part of the body that is called the target site, और ये सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और उसके बाद ये टारगेट साइट पे को रिस्पॉन्ड करते हैं, टारगेट साइट तक पहुंचते हैं। इसके बाद स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी वन सेट ऑफ प्यूबर्टी। इसी की वजह से प्यूबर्टी के दौरान शरीर में चेंजेस आते हैं। इसके बाद आगे हमने पढ़ना है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इन ह्यूमंस। रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। मनुष्यों के जीवन में रिप्रोडक्टिव फेज कौन सा होता है, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है। एडोलसेंस बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगन्स टू प्रोड्यूस गैमेट। एडोलसेंस में के दौरान टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और ओवरी से एस्ट्रोजन गैमेट्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, जिससे कि कोई भी एडोलसेंस जो होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल। और ये जो मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लड़कों में लड़कियों के मुकाबले ये पीरियड काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव फेज लाइफ बिगन्स एट प्यूबर्टी। लड़कियों के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो 10 या 12 साल से शुरू हो जाता है। जनरली लास्ट द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर, और ये 45 से 50 साल तक ये फेज रहता है। द ओवा बिगन्स टू मैच्योर विद वन सेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान ओवा मैच्योर होना शुरू हो जाता है। One ovum mature and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days, और ये ओवा यानी एग मैच्योर होकर के जो रिलीज होने का जो इसका टाइम है बनने के बाद में 28 से 30 दिन का होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम्स थिक। इस पीरियड के दौरान जो यूट्रस की वॉल है वो थोड़ी सी थिक यानी मोटी हो जाती है, सो एज टू रिसीव द एग, जिससे कि वो एग को रिसीव कर सके। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज, अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है एंड बिगन्स टू डेवलप, और वो डेवलप होना शुरू होता है, दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। इस रिजल्ट को क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी बोलते हैं। प्रेगनेंसी का मतलब जो एग है वो मैच्योर हो जाता है और वो यूट्रस में बना रहता है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, द रिलीज एग and the released egg and the thickened lining
of the uterus along with the blood vessels are shed off. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो उस केस में जो एग है वो रिलीज हो जाता है, बाहर आ जाता है विथ थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग. वो यूट्रस से थिकन जो मोटी जो थिकन लाइनिंग है वो ब्लड स्ट्रीम के साथ ब्लड वेसल्स को ब्रेक करके बाहर आ जाता है. दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमन विच इज ब्लीडिंग. दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. इसकी वजह से वुमेन्स के अंदर ब्लीडिंग होती है. मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस अबाउट 28 to 30 डेज. ये जो पीरियड होता है मेंस्ट्रुएशन का साइकिल जो होता है वो 28 to 30 डेज का होता है. द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगन्स एट प्यूबर्टी. सबसे पहला जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है वो प्यूबर्टी के दौरान होता है. एंड इट इज टर्म एज मेनार. At 45 to 50 years the age the menstrual cycle stops. 45 से 50 साल की उम्र के बाद ये साइकिल स्टॉप हो जाता है. द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन टर्म एज मेनोपॉज. इसको मेनोपॉज बोलते हैं. 45 से 50 साल की उम्र के बाद ये साइकिल बंद हो जाते हैं जिसे मेनोपॉज स्टेज बोलते हैं. इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इरेगुलर. कई बार ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर हो जाता है. इट टेक्स सम टाइम्स टू बिकम रेगुलर. इसे रेगुलर होने में थोड़ा समय लगता है, कुछ समय लग जाता है. ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स. ये जो साइकिल है हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है. द साइकिल इंक्लूड्स द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग. It release thicken of uterus wall and its breakdown through if pregnancy does not occur. Menstruation cycle that is controlled by hormones. The cycle includes इस साइकिल के अंदर menstruation of egg. इसके अंदर जो एग है वो इंक्लूड होता है. इट रिलीज थिकन लाइनिंग ऑफ यूट्रस वॉल. और ये यूट्रस वॉल के साथ थिकन लाइनिंग जो थोड़ी मोटी लाइनिंग है यूरिन वॉल्स के साथ थिकन ऑफ द यूरिन वॉल्स यूरिन वॉल के जरिए ब्रेक डाउन होता है जिससे प्रेगनेंसी डज नॉट अकर. जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती. इन केस ऑफ एग इज फर्टिलाइज. अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है इट बिगन्स टू डिवाइड. और आगे ये डिवाइड हो जाता है जिससे जाइगोट वगैरह आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. एंड देन गेट्स एम्प्टीड इन यूट्रस. और वो ये यूट्रस में पहुंच जाता है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट. और आगे के डेवलपमेंट के लिए ये यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है. यू हैव लर्न इन चैप्टर नंबर 9. इसके बारे में आप चैप्टर 9 में अब पढ़ चुके. अब हमने पढ़ना है हाउ इज सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड. जो बेबी का सेक्स है वो कैसे डिटरमाइन होता है. अब बॉय और गर्ल ये कैसे होते हैं. इनसाइड द फर्टिलाइज एग जाइगोट इज इंस्ट्रक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी. दिस इंस्ट्रक्शन is present in threads. जो फर्टिलाइज एग जिसे कि हम जाइगोट बोलते हैं इसी के दौरान सेक्स डिटरमाइन होता है. सेक्स का पता लगता है. बेबी का कौन सा सेक्स है इसके बारे में पता लगता है. इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन. ये इंस्ट्रक्शन किस में होती है. इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड्स होते हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं उनके अंदर उससे पता लगता है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द क्रोमोसोम्स. ये क्रोमोसोम से. द फर्टिलाइज एग रिकॉल आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ा था कि इंसान के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियाई. जो कि न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स. एवरी सेल ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. हर एक इंसान के अंदर 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के. द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स. इस सेल के हर एक सेल के न्यूक्लियाई के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम्स के होते हैं. 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोम. इनमें से 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो कि जिनको नाम दिया गया एक्स और वाई. फीमेल के अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं. दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक्स होते हैं. ये फीमेल में होते हैं. और मेल में एक्स एंड वाई ये दोनों क्रोमोसोम होते हैं.
फिर फीमेल में सिर्फ XX होते हैं और मेल के अंदर XY दोनों होते हैं. While male has X and Y chromosomes, the gametes किसे बोलते हैं, एग और स्पर्म को, have only one set of chromosome. एग के अंदर सिर्फ एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का. The unfertilized egg always has X chromosome. अनफर्टिलाइज के एग के अंदर सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम्स होते हैं. बट स्पर्म आर टू काइंड. स्पर्म के अंदर दोनों तरह के होते हैं. स्पर्म किस में होता है, मेल में. तो मेल में होते हैं X और Y दोनों. वन काइंड हैज X क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड हैज Y क्रोमोसोम. यानी कि स्पर्म के अंदर X और Y दोनों क्रोमोसोम होते हैं. एग में सिर्फ X क्रोमोसोम होते हैं, दोनों ही X होते हैं. व्हेन स्पर्म कंटेनिंग X क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज द एग, अगर X क्रोमोसोम एग को फर्टिलाइज करता है, द जाइगोट वुड हैव द 2X क्रोमोसोम्स. तो इसका मतलब उस एग के अंदर दोनों X क्रोमोसोम्स हो गए. इट डेवलप्स इनटू फीमेल, और उसके बाद फीमेल का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, यानी उस केस के अंदर लड़की पैदा होती है. इफ स्पर्म कंट्रीब्यूट Y क्रोमोसोम, अगर स्पर्म Y क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट करता है, एग के अंदर जाता है, उसे फर्टिलाइज करता है, देन एग ओवम एट फर्टिलाइजेशन के दौरान जाइगोट डेवलप इनटू मेल चाइल्ड, और जाइगोट जो है मेल चाइल्ड के अंदर डेवलप होता है. अब इस डायग्राम के जरिए आप आराम से समझ सकते हैं. बॉय के अंदर दो X और Y दोनों होते हैं, और गर्ल इसमें X और X होते हैं. जब Y क्रोमोसोम X गर्ल के X क्रोमोसोम से मिलेगा तो उसके अंदर X और Y दोनों आ जाएंगे. उस केस के अंदर बेबी जो होगा वो बॉय होगा, और गर्ल का X क्रोमोसोम बॉय का भी X क्रोमोसोम के साथ मिलेगा, तो उस केस के अंदर गर्ल पैदा होगी. यानी इस ढंग से बेबी का पता लगता है कि वो लड़का है होगा या लड़की होगी. इस डायग्राम में देखिए, स्पर्म के अंदर Y और X दोनों क्रोमोसोम है. गर्ल के एग के अंदर सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम होते हैं. Y और X मिलेंगे तो बॉय हो जाएगा, और X और X मिलेंगे तो गर्ल होगी. जो बेबी होगी वो गर्ल होगी. तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो सेक्स ऑफ बेबी कैसे डिटरमाइन होता है, क्रोमोसोम के जरिए. नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी. इसका मतलब ये है कि जो बच्चे का जो जन्म है, लड़का या होगा या लड़की, ये सारा कुछ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ फादर होता है, ना कि मदर. द बिलीव दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी कंप्लीटली इज रॉन्ग. अगर ये कहा जाता है कि औरत लड़के या लड़की के जन्म के लिए जिम्मेदार है, तो ये बिल्कुल गलत है. इसलिए कई बार आपने देखा होगा तो और फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है, तो ये गलत है. ब्लेम हर फॉर दिस थिंग इज टोटली अनजस्टिफाइड. ये बिल्कुल अन्याय है. तो लड़का होगा या लड़की, ये डिपेंड करता है मेल के ऊपर, ना कि फीमेल पे. हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन. अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे. आज सिर्फ इतना ही. इस आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा. थैंक यू.